चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है कि किरचॉफ के वोल्टेज नियम के अनुसार किसी नेटवर्क के बंद लूप में IR वोल्टेज ड्रॉप और EMF का बीजगणितीय योग सदैव कितना होता है। दोस्तों, किरचॉफ का वोल्टेज नियम ये कहता है कि सिग्मा V बराबर सिग्मा I इंटू आर, यानी कि आरोपित विद्युत वाहकों का बीजगणितीय योग सर्किट के वोल्टेज ड्रॉप के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। इसलिए यदि हम वोल्टेज ड्रॉप और EMF के बीजगणितीय योग दोनों का योग देखेंगे तो दोस्तों एक प्लस होता है एक माइनस, इसलिए ओवरऑल जो आंसर आता है वो हमेशा 0 हो जाता है। प्रश्न का उत्तर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वोल्टेज के लिए धारा परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है। तो दोस्तों, इंडक्शन हेनरी वाला आपने टॉपिक देखा होगा, तो यही होता है कि वहां पर धारा परिवर्तन कितने समय में हो रहा है उसी को हम एक हेनरी कह रहे थे, उसी के अकॉर्डिंग वोल्टेज उत्पन्न होते हैं। तो इंडक्टर में जो प्रति सेकंड धारा परिवर्तन की दर होती है उससे एक वोल्ट प्रेरित होता है, उसी को एक हेनरी के नाम से जानते थे। यानी धारा परिवर्तन की दर से एक वोल्टेज उत्पन्न होती है और ये इंडक्टर के लिए नियम लागू होता है। आगे भी इस तरह का एक क्वेश्चन हो रहा है दोस्तों। प्रश्न का उत्तर सी होगा, प्रेरितर, इंग्लिश में इसको इंडक्टर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि 10 वोल्ट की बैटरी 3 ओम, 5 ओम, 10 ओम और 20 ओम के समांतर प्रतिरोधक के साथ जुड़ी हो तो 5 ओम प्रतिरोधक पर वोल्टेज कितनी होगी। दोस्तों, समांतर क्रम में वोल्टेज बराबर रहती है, हम सभी जानते हैं। 10 वोल्ट की बैटरी है, इसलिए प्रत्येक प्रतिरोधक को 10-10 वोल्टेज मिलेगी, नो डाउट। प्रश्न का उत्तर सी होगा। अगला प्रश्न है, सीरीज संयोजन में कुल प्रतिरोध कितना होता है। तो दोस्तों, श्रेणीक्रम में कुल प्रतिरोध उच्चतम प्रतिरोध मान से भी अधिक होता है और अगर समांतर होता तो न्यूनतम मान से भी कम होता है। उस समय सी कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेड एसिड जेल की धारिता किस पर निर्भर नहीं करती है। ध्यान रखिए दोस्तों, किस पर नहीं करती है ये पूछ रहा है। तो विशिष्ट घनत्व है, इलेक्ट्रोलाइट का जो अपेक्षित ग्रेविटी होती है उस पर भी करता है। रेट ऑफ डिस्चार्जिंग, किस पर अपन डिस्चार्ज कर रहे हैं, इस पर भी करेगी। टेम्परेचर पर भी करेगी और प्लेटों के क्षेत्रफल पर भी करेगी। इसलिए डी ई उत्तर हो जाएगा कि इनमें से कोई नहीं, क्योंकि इन चारों कारकों पर तो वो निर्भर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संवाहक में प्रवाहित धारा किसके समानुपाती होती है। दोस्तों, संवाहक यहाँ पर कंडक्टर को या चालक को कहते हैं। चालक में प्रवाहित धारा, तो धारा वैसे तो अपन कह सकते हैं कि वोल्टेज के समानुपाती है, जैसा कि ओम का नियम था, लेकिन ऐसा तो कोई ऑप्शन नहीं है। इसलिए यहाँ पर अपवाह का वेग दिया दोस्तों। अपवाह का वेग कहते हैं फ्लक्स की प्रवाह की दर को, तो फ्लक्स प्रवाह के अकॉर्डिंग धारा प्रवाह होता है। प्रश्न का उत्तर ए रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस संवाहक की लंबाई और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल का मान यदि ये हो तो उसकी विद्युत प्रतिरोधकता और प्रतिरोध बराबर होंगे। दोस्तों, सवाल यहाँ पर चालकों का गया है, अपन से ये प्रश्न पूछा गया है कि एक चालक का प्रतिरोध और उसकी विशिष्ट प्रतिरोधकता जिसको अपन कहते हैं, ये दोनों तब बराबर होंगे जब लंबाई और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल का मान कितना हो। तो साथियों, प्रतिरोधक का आपको सूत्र याद होना चाहिए, और प्रतिरोधक बराबर सूत्र होता है कि रो इंटू एल बटे ए, है ना। तो अब देखो, लंबाई और कटक क्षेत्रफल का मान यदि 1-1 हो तो फिर प्रतिरोध और प्रतिरोधकता बराबर होगी कि नहीं। यानी अगर अपने दोनों एक ही इकाई में हो, एक जैसे हो। अब दोनों को एक जैसा ऑप्शन ए और बी में दिया है, तो बी उत्तर क्यों करेंगे, क्योंकि लंबाई 1 मीटर और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल 1 वर्ग मीटर दे रखा है, इसलिए सही होगा। हाँ, अगर ए ऑप्शन में अगर लंबाई 1 सेंटीमीटर होती तब फिर ए उत्तर भी सही हो जाता। यहाँ पर क्या है, एक इकाई मीटर में और दूसरी वर्ग सेंटीमीटर में है, इसलिए ए उत्तर अपन ने नहीं किया। यानी लंबाई कटा क्षेत्रफल दोनों का मान भी बराबर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि जर्मेनियम की विद्युत प्रतिरोधकता लगभग कितनी है। विद्युत प्रतिरोधकता यानी एक तरह से विशिष्ट प्रतिरोधी पूछा गया दोस्तों, है ना। विशिष्ट प्रतिरोधक ओम सेमी या ओम मीटर में होता है। और दोस्तों, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, आपको आंकड़ा याद ही रखना पड़ेगा दोस्तों, इसका और कोई ऑप्शन अपने पास नहीं है। तो इसके लिए सी उत्तर इन्होंने दिया है 0.46 ओम मीटर, आपको आंकड़ा याद ही रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रजत से लेपित कार्बन प्रतिरोधक की सहनशीलता कितनी होगी। दोस्तों, रजत को इंग्लिश में अपन सिल्वर और अपनी भाषा में हिंदी में अपन इसको चांदी कहते हैं। चांदी की सहनशीलता पूछिए तो नो डाउट हम सभी जानते हैं चांदी की सहनशीलता ±10% होती है। प्रश्न का उत्तर भी हो जाएगा। कलर कोड वाला जो है ना टेबल, उसका सवाल है ये दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ओपन परिपथ में सेल के दोनों सिरों के बीच मापी गई वोल्टेज को अपन ईएमएफ के नाम से जानते हैं दोस्तों, विद्युत वाहक बल कहते हैं। और जब उसी को बाहर के सिरों पर मापते तो वो टर्मिनल वोल्टेज हो जाती है। यानी जब लोड का स्विच ऑन होता है तब उसको टर्मिनल वोल्टेज, और जब नो लोड पर मापी जाती है तो उसको ईएमएफ कहते हैं। और ईएमएफ का मान टर्मिनल वोल्टेज से हमेशा अधिक होता है। अगला क्वेश्चन है, समान लंबाई और प्रतिरोध के दो तारों की प्रतिरोधकता 5 ओम और 20 ओम में तो दोनों तारों की त्रिज्याओं का अनुपात कितना होगा। देखो दोस्तों, सबसे पहले आप प्रतिरोध का अनुपात करो। और दोस्तों, जैसा कि अपन जानते हैं कि प्रतिरोध का 5:20 है, यानी 1:4 हो गया। तो साथियों, अब आप इसके क्षेत्रफलों का अनुपात देखो। अगर देखो दोस्तों, जब प्रतिरोधक 1:4 है तो क्षेत्रफल 4:1 होगा। सीधी सी बात है, क्योंकि जिसका क्षेत्रफल अधिक होता है उसका प्रतिरोध कम। देखो साथियों, जब क्षेत्रफल का रेशियो 4:1 आए ना, तो आपको मैं बता दूं दोस्तों, अगर किसी की त्रिज्या 1 हो और किसी की त्रिज्या 2 हो तो क्षेत्रफल उसका 4 गुना अधिक होता है। यानी त्रिज्याओं का अनुपात। हाँ, अगर व्यास का अनुपात भी पूछ लेते तब भी यही तरीका रहता और यही उत्तर आता 2:1। यानी पहले आप क्षेत्रफल का अनुपात देख लो और फिर उससे त्रिज्या आ जाती है। ध्यान रखो, जिसकी त्रिज्या दोगुनी होती है क्षेत्रफल उसका 4 गुना होता है। तो प्रश्न का उत्तर ये होगा 2:1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 120 वोल्ट पर चलने वाले एक टोस्टर का प्रतिरोध 60 ओम है तो शक्ति कितनी होगी। दोस्तों, P बराबर V² R का सूत्र आप लगा सकते हो। 120 × 120/60 आपको हल करना था, उत्तर आ जाएगा 240 वाट।
प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रकाश प्रणाली को चित्र में चिन्ह द्वारा दिखाया गया है? तो ये नियॉन साइन लैंप का है दोस्तों प्रतीक, आपको याद रखना है। ये उत्तर हो जाएगा नियॉन लैंप। अगला क्वेश्चन है, स्टार्टिंग में वोल्टेज वृद्धि प्राप्त करने के लिए एक फ्लोरोसेंट ट्यूबलाइट किस घटक का इस्तेमाल करती है? तो हम सब जानते हैं चौक वोल्टेज बढ़ाने के लिए काम में आती है। और स्टार्टर जो होता है ये इसमें मेक और ब्रेक प्रोसेस करवाता है, जिससे चौक में हाई इंडक्टेंस के कारण उच्च वोल्टेज उत्पन्न होती है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ट्यूबलाइट को स्टार्ट होने के लिए कम से कम 1100 वोल्ट की जरूरत होती है। हालांकि इसकी वर्किंग वोल्टेज बहुत कम है, 110 वोल्ट एसी पर ये नॉर्मली चलती रहती है। तो ये डिस्चार्जिंग लैंप होते हैं, इनकी स्टार्टिंग वोल्टेज बहुत हाई होती है। सोडियम वेपर लैंप को लगभग 3000 वोल्ट की आवश्यकता होती है। तो अपने अभी प्रश्न का उत्तर बी रहेगा दोस्तों की चौक होती है जो स्टार्टिंग में हाई वोल्टेज देती है ट्यूबलाइट को। हालांकि चौक का काम स्टार्टिंग धारा नियंत्रित करना भी है, वो भी ऑप्शन आ जाए पेपर में तो आप ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ये चित्र का पावर फैक्टर कितना होगा? देखो दोस्तों, ये जैसा कि आपको दिख रहा है डायग्राम, ये आरएल सीरीज सर्किट है दोस्तों। और आरएल सीरीज सर्किट में पावर फैक्टर ज्ञात करने के लिए सूत्र होता है आर बटे जेड। देखो दोस्तों, आर तो 3 ओम सीधा सीधा दे रखा है, लेकिन जेड नहीं दे रखा यहाँ पर। तो सबसे पहले परिपथ की प्रतिबाधा ज्ञात करेंगे। जेड ज्ञात करने के लिए सूत्र होता है आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर और दोनों का रूट। 3 की स्क्वायर 9 हो जाएगी, 4 की स्क्वायर 16, दोनों को जोड़ेंगे तो 25 और 25 का दोस्तों अंडर रूट निकालोगे तो 5 ओम आएगा। यानी इंपीडेंस कितना आएगा? 5 ओम। अब देखो साथियों, जब इंपीडेंस 5 ओम हो गया तो प्रश्न के लिए पावर फैक्टर का मान आर बटे जेड करेंगे तो 3/5 और 3/5 को हल करोगे तो उत्तर आएगा 0.6। अब इंडक्टिव सर्किट है तो 0.6 लेकिन उत्तर कर देंगे, लेकिन ऐसा कुछ है ही नहीं, तो प्रश्न का उत्तर भी हो जाएगा 0.6 लेकिन। अगला क्वेश्चन है, 230 वोल्ट भारत में घरेलू एसी सप्लाई में फ्रीक्वेंसी कितनी आती है? तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी आती है, नो डाउट सबको पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 0 वाट का लैंप कितनी शक्ति खपत कराता है? दोस्तों ये भी अच्छा प्रश्न है, लगभग 15 वाट की शक्ति वो भी कंजप्शन कराएगा। क्यों करवाएगा दोस्तों? हम कहते हैं उसको 0 वाट, तुलनात्मक रूप से 0 वाट का कंजप्शन उसका होता है। बाकी तो आप देखिए ना कि P बराबर V इंटू आई अगर ये लगाएंगे तो धारा तो स्वाभाविक बात है ना, कुछ तो उसमें से चलेगी। या अगर आप ये सूत्र नहीं लगाते हो और P बराबर V स्क्वायर बटे R लगाते हो तो भी देखो हम उसको परिचालित करने के लिए वोल्टेज दे रहे हैं, जबकि उसके फिलामेंट का प्रतिरोध तो कुछ ना कुछ जरूर होगा, इसलिए शक्ति खपत तो वो करवाएगा। सी उत्तर करेंगे, लगभग 15 वाट के आसपास करवाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक अर्धचालक में अशुद्धियां मिलाने की प्रक्रिया तो दोस्तों बहुत बार पढ़ चुके हैं, डोपिंग क्रिया कहलाती है। हिंदी में अपन इसको मदन क्रिया भी कहते हैं। प्रश्न का उत्तर भी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक पीएन जंक्शन डायोड में स्पेस चार्ज की मोटाई कितनी होती है? दोस्तों जंक्शन की पूछ रहा है, डिप्लीशन क्षेत्र की पूछ रहा है। प्रश्न मैं भी पहले अपलोड कर चुका हूं दोस्तों। 10 की घात -4 सेंटीमीटर होती है। आप इसको 10 की घात -6 मीटर भी लिख सकते हो, आप इसको एक माइक्रोमीटर भी लिख सकते हो। प्रश्न पहले अपलोड कर चुके हैं अपने चैनल पर। अगला क्वेश्चन है, दिया गया प्रतीक निम्न में से किस डायोड का है? ध्यान रखिए दोस्तों, मोस्टली लोग इसको जिनर डायोड समझ लेते हैं, जबकि जिनर डायोड नहीं है। इस डायोड का नाम है स्कॉट की डायोड। हालांकि इसको स्कॉट की बैरियर डायोड भी कहते हैं, इलेक्ट्रॉन कैरियर डायोड भी कहते हैं, हॉट कैरियर डायोड भी कहते हैं, कई तरह के इसके नाम होते हैं। अच्छा दोस्तों, इसमें अंतर क्या है? अंतर यह है कि एक सामान्य पीएन जंक्शन डायोड होता है, उसमें एनोड और कैथोड दोनों अर्धखंड सेमीकंडक्टर होते हैं, अर्धचालक होते हैं। जबकि इस डायोड में पी वाले पदार्थ की जगह कोई मेटल होता है, जबकि एन पदार्थ अर्धचालक होता है। यानी इसमें एक धातु और दूसरा सेमीकंडक्टर होता है और इसका नाम है स्पॉट की डायोड। प्रश्नों का उत्तर दोस्तों बी रहेगा। जिनर डायोड नहीं समझना है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, जिनर डायोड में जेड की आकृति बनती है प्रॉपर, जबकि ये जेड नहीं था, मुड़ा हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि एक डायक के समान होता है। दोस्तों डायक में अगर डायग्राम आपने ध्यान से देखा हो तो डायक में 2 SCR एक तरह से आमने सामने जुड़े रहते हैं, ये मान लो। हालांकि SCR से भिन्न कैसे है ये कि इसमें गेट सिरा नहीं होता है, एनोड कैथोड ना होकर के दोनों मेन टर्मिनल 1 और मेन टर्मिनल 2 केवल 2 सिरे होते हैं। तो ये अपन ये कह सकते हैं कि विपरीत संयोजित SCR के तुल्य है। लेकिन SCR तो हुआ नहीं, गेट टर्मिनल नहीं है। विपरीत संयोजित SCR के तुल्य ट्राइक होता है दोस्तों। तो अब इसमें देखो SCR के 2 उत्तर है। एक तो कह रहे हैं कि SCR के जोड़े के बराबर है, एक कह रहे हैं कि 4 परतों वाले SCR के। तो 4 परत हो जाएगी दोस्तों, क्योंकि 2 डायोड होते हैं आमने सामने, आपने देखा होगा। तो PN यानी 4 परतें हो गई और 2 SCR के जैसा ये हो ही गया। डी उत्तर रहेगा दोस्तों इसका। अगला क्वेश्चन है कि किसी जर्मेनियम डायोड में रिवर्स करंट, देखो दोस्तों रिवर्स करंट बहुत कम होती है और जर्मेनियम डायोड में तो बहुत ही कम चलती है, ये माइक्रो एम्पियर में होती है। हाँ, अगर सिलिकॉन डायोड के लिए पूछ लेते हैं तो उसमें मिली एम्पियर में होती है। प्रश्न का उत्तर अपना सी होगा। अभी जर्मेनियम डायोड में रिवर्स बायस में माइक्रो एम्पियर करंट चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि गाय वायर कौन सी होती है? गोई वायर सपोर्ट के लिए होती है दोस्तों एक तरह से। अब इसको किस तरह से समझाएं? ये कोई भी चीज जो अपन सीधी स्वतंत्र अवस्था में खड़ी करते हैं, जैसे ये कहते हैं कि पनडुब्बियों में जो टरबाइन होती है उनको भी सपोर्ट देने के लिए होती है। तो पोल को सपोर्ट देने के लिए एक सीधी तार लगती है, पोल की सहायता के लिए होती है, उसको गाय वायर कहते हैं। प्रश्न का उत्तर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न भी इसी गोई तार पर ही डिपेंडेड है। ये गोई तार लाइन के पोल और स्टब पोल के बीच में लगाई गई है, तो स्टब गोई इसको कहेंगे दोस्तों। कई प्रकार की होती है, आप डिटेल से इसको पढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि जूल का उसमें प्रभाव किस पर वांछित होता है? यानी ऐसे कौन से ऑप्शन है जिनमें जूल का नियम लग रहा होगा? तो जूल का नियम दोस्तों इलेक्ट्रिक आयरन यानी प्रेस में भी लगता है और इलेक्ट्रिक टोस्टर में भी लगता है ना, विद्युत उसमें प्रभाव पर आधारित उपकरण जो है उन पर लगता है।